हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन चैनल के सबसे पहले लेक्चर में। देखिए, ये जो पेज है ये कोटा के फैकल्टीज द्वारा डेवलप किया गया है। हम एक छोटा ग्रुप है फैकल्टीज का जो कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, अनअकैडमी में और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, जितने भी यूट्यूब चैनल्स पर हमने पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है, उसके बाद अब हम लोग इस पॉइंट पर आए हैं कि भाई जहां जहां पर आपके पास इतने सारे सोर्सेज हो चुके हैं ज्ञान के, उन ज्ञान के सोर्सेज में से केवल काम की छटी हुई चीजें हम आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे और टारगेट करेंगे नीट 2021 के कोर पॉइंट्स को। ठीक है, तो इस पेज के साथ आप लोग जुड़े रहिए क्योंकि हम लोग, ये यहाँ पर लिखा हुआ है दैट अ पेज इज डेवलप्ड बाय मेडिकोज एंड इंजीनियर्स फॉर फ्यूचर मेडिकोज एंड इंजीनियर्स। यानी इस पेज के अंदर जो भी हैं वो डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं जो कि अपने अपने लेवल पर एग्जामिनेशन फाइट करके फिर आप लोगों को गाइड कर रहे हैं और जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं पढ़ाने का। हम लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपका सपोर्ट किस फॉर्म में? आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रहे बच्चों, हम आपसे कभी भी किसी पेमेंट ऑप्शन के लिए नहीं बोलेंगे। जैसे जितने भी चैनल्स हैं, अनअकैडमी, वेदांतु, इन सब पर पेमेंट ऑप्शंस के लिए बोला जाता है। ठीक है, हम किसी भी पेमेंट ऑप्शन के लिए नहीं बोलेंगे। हम आपसे कोई कोर्स बाय करने को नहीं बोलेंगे। हम किसी भी तरह के आपके खर्चे को नहीं बोलेंगे। यानी हम ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं बेटा, ये सब कुछ हम कर रहे हैं केवल अपने मन की शांति के लिए। जितना हो सकता है उतना हम अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों की फरमाइश थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 14 क्वेश्चन है मैं रिवीजन यहां पर करवाने जा रहा हूं बेटा। और हैशटैग नीट 2021 फोड़ेंगे, इससे हमको ट्रेंड होना है। फोड़ेंगे हम नीट 2021 और मैं टू द प्रिसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 14 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका पहले आप लोग जान लीजिए। वीडियो स्टार्ट होने के पहले जैसे ही कोई क्वेश्चन फ्लैश होता है, क्वेश्चन फ्लैश होते ही क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद फिर आप 30 सेकंड्स के अंदर कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को करने की। एंड आफ्टर 30 सेकंड्स फिर आप वापस से वीडियो को प्ले कर दीजिए। आप लोगों का सॉल्यूशन आप लोगों के पास होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इन द कंपाउंड XSO4NH3 क्लोरीन इज। तो देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आपके पास क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल मेटल एलिमेंट। सेंट्रल मेटल आपके पास जो एटम है उसके पास टोटल कितने लोन पेयर हैं, वो क्या कहलाता है आपके पास? कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नहीं होता नंबर ऑफ लिगेंड्स के। ठीक है, क्योंकि लिगेंड्स बेटा आपके पास मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं, बाइडेंटेड भी हो सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल एलिमेंट ने कितने लोन पेयर लिए। तो एक लोन पेयर इससे लिया और 5 लोन पेयर अमोनिया से लिए, तो टोटल कितने लोन पेयर हैं? 6। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना जाएगा? 6 जाएगा। ठीक है, अब अगली बात करें भाई इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स था X सल्फेट अमोनिया 5 और बाहर क्लोरीन था। अब देखिए, क्लोरीन अगर यहां से ब्रेक होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, बाहर वाला अनायन ही निकल सकता है, ये अंदर वाले नहीं निकल सकते। तो क्लोरीन अगर चला गया तो -1, तो इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज देगा? +1। तो यहां से X सल्फेट की वजह से -2, अमोनिया की वजह से 0 और बाहर +1। तो X कितना आ गया भाई आपका? +3। टू द पॉइंट, सबसे सिंपल क्वेश्चन पहला वाला, यानी ए हमारा ऑप्शन जाएगा। आई होप आप सभी का आंसर करेक्ट आया होगा। आगे बात करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन के। हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए और उससे हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। IUPAC नेम ऑफ Na3CONO2 6। वीडियो को पॉज कर दीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो भाई IUPAC नेम ऑफ Na3CONO2 6, इसका करेक्ट आंसर जो आपके पास जाएगा वो हम निकालते हैं। जब भी आपको IUPAC नेमिंग करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, मेरे 4 लेटर्स को याद रखिए एज अ ट्रिक। PLMN। सबसे पहले हम हमेशा किसका नाम लिखते हैं? पॉजिटिव का। जो भी आपका सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन है उसका सबसे पहले नाम लिखिए। अब देखिए, पॉजिटिव आयन यहां पर सोडियम है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? सोडियम लिख दिया। ठीक है, अब अगर कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव होता तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सारी चीजें किसके अंदर है? कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम। अब चलिए, पॉजिटिव का नाम तो हो गया।
अब बचे हुए हमारे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर किसका नाम लिखूंगा बेटा? लीगेंड का नाम। लीगेंड कौन से हैं हमारे पास? नाइट्रो। और लीगेंड के नंबर को भी आप रिप्रेजेंट करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा से। तो यहाँ पर 6 NO2 है, तो मैं लिखूंगा हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। देन आप लिखेंगे मेटल आयन, जो भी आपका मेटल आयन है उसे लिखेंगे। ध्यान रखिए, अगर आपका मेटल आयन है एक तरह का अनायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी आपका मेटल आयन जो बन रहा है वो एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स में बन रहा है। जैसे यहां से देखिए, ये सोडियम अगर आपका कटायन बन गया तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा? अनायनिक है, -3 चार्ज है इसके ऊपर। तो अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया तो जो भी आपका मेटल आयन है उसके नाम में 8 जुड़ जाएगा। जैसे अगर आयरन है तो फेरेट, गोल्ड है तो ऑरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, ऐसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। तो हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। ध्यान रखिए, कोबाल्ट नहीं लिखूंगा, कोबाल्टेट लिखूंगा। ठीक है। अब अगली बात करें लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना जाएगा रोमन नंबर्स में? Na3, 3 Na3 की वजह से +3, यहाँ -3, ये आपका x, ये -6 इज इक्वल टू -3, कितना आ गया? +3 आ गया। तो बाहर हम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे और यहाँ पर आ गया सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। गॉट इट? तो आपके पास देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ है नाइट्रेटो और यहाँ है नाइट्रो। अगर आपके पास बेटा नाइट्रोजन से ये कनेक्टेड है लीगेंड, तो आप इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रो। और अगर ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? इसे नाइट्रेटो। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू कॉम्प्लेक्सेस गिवन बिलो आर। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है बेटा। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को मार्क कीजिए और फिर वापस आ जाइए। तो यहां से देखिए, टू कॉम्प्लेक्सेस गिवन बिलो। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें आपके पास MAA2 यानी बाइडेंटेड लिगेंड कितने? 2। कौन सा? इथिलीन डायमीन। तो 4 यहां से लोन पेयर आ गए। और कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है 2, तो 2 यहां से लोन पेयर आ गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या जा रहा है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आपके पास क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। क्या आपके पास पोजीशन आइसोमर्स इनको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास सिमिलर कंडीशंस हैं दोनों में। यहां पर भी ए अपोजिट साइड पर है, यहां पर भी ए अपोजिट साइड पर है, या फिर मैं बोलूं ए का नेबर इथिलीन डायमीन है और यहां पर भी ए का नेबर इथिलीन डायमीन है। तो बेटा ये दोनों एक्चुअल में क्या है? दोनों ही ट्रांस हैं। अब अगर दोनों ही ट्रांस हैं तो ज्योमेट्रिकल भी नहीं हो सकते, पोजीशन भी नहीं हो सकते, राइट? तो फिर ये क्या बचे बेटा? केवल आइडेंटिकल बचे, यानी ये दोनों आइसोमर्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 4+2 with copper ion in the alkaline solution but not in acidic solution. What is the reason for it? क्वेश्चन को आसान शब्दों में समझे कि आपके पास अमोनिया जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 +2, लेकिन केवल कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। इसका कारण क्या है बेटा? सीधा सा कारण है कि आपको कॉपर को अमोनिया एज अ क्या काम कर रहा है? लीगेंड काम कर रहा है। लीगेंड का काम क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करना, यानी इसके पास लोन पेयर होंगे तभी तो डोनेट करेगा ना भाई। अब अगर आप सोचो, एसिडिक मीडियम अगर आपने ले लिया तो अमोनिया और एसिडिक मीडियम H+, भाई अमोनिया एक तरह का बेस होता है। बेस का काम क्या होता है बेटा? लुईस के बेस का लोन पेयर डोनेट करना। और एसिड का काम क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करना। तो अगर आपने बेसिक मीडियम ले लिया तो ये लोन पेयर तो एक्सेप्ट कर देगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा, और लोन पेयर अगर डोनेट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? NH4+। तो मैं बोलूंगा कि भाई इसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं बचा, नो लोन पेयर लेफ्ट। इसका मतलब ये कभी भी लीगेंड का काम नहीं कर सकता, और लीगेंड का काम नहीं कर सकता तो आप सोचो फिर कॉपर को लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती एसिडिक मीडियम में। बिकॉज इन एसिडिक मीडियम NH3 कन्वर्ट्स इनटू NH4+ आयन एंड NH3 मॉलिक्यूल्स आर नॉट अवेलेबल। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा लगता है ये वीडियो तो बेटा आप लोगों की जिम्मेदारी है इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को बताना।
जिस तरह से आपके पास ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, वो सारी बातें आपके पास आती जाएगी। इसी वीडियो के नीचे आपके पास एक टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप उस लिंक में ज्वाइन हो जाइए और अपने हिसाब से जो आपको रिवीजन का टॉपिक चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन यहाँ पर लाता रहूंगा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट CFS इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। यानी सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसकी होगी। तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जिनसे आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। डेल्टा नॉट या फिर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपके पास जब ज्यादा निकलती है बेटा, जब आपका जो मेटल है वो मेटल का साइज बड़ा हो, जैसे 3D के मुकाबले 4D, 4D के मुकाबले 5D। ठीक है, अगर मेटल का साइज बड़ा है, यानी मान लो मेटल 3D का है, तो उससे ज्यादा CFSE किसका निकलेगा, 4D वाले का। उससे ज्यादा CFSE किसका निकलेगा, 5D वाले का। तो भाई मेटल को देखिए सबसे पहले, अगर मेटल आपके पास कांस्टेंट है, जैसे इन सब में सेंट्रल मेटल कांस्टेंट है, तो मेरा पहला वाला रूल क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है बेटा आपके पास, जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा उतना अच्छा डेल्टा नॉट या CFSE निकलेगा। तो आप बताइए मुझे कि इन सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कौन है भाई, साइनाइड। साइनाइड सबसे आगे है, फिर उसके बाद आपके पास अमोनिया, C2O4 ये सब जाएंगे। तो अनडाउटेडली सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो हम किसको मार्क करेंगे, डी को मार्क करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास लगता है, इन दोनों को याद रखिए, दिमाग में हेल्प मिलेगी आपको इस तरह की क्वेश्चंस में। आगे बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ निकल +2 विद Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव एंड H2O। आपके पास निकल का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है Cl के साथ, Cn के साथ और H2O के साथ, इन कॉम्प्लेक्सेस का आपके पास शेप क्या होगा, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखिए निकल +2 की बात करेंगे, तो जब ये क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये बनाता है बेटा NiCl4-2। जब ये साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये बनाएगा NiCN4-2। और जब ये H2O के साथ बनाता है तो ये बनाता है बेटा NiH2O6+2। राइट, तो ये तो अनडाउटेडली क्या जाएगा, ऑक्टाहेड्रल जाएगा, क्योंकि आपके पास भले वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, 6 लिगेंड्स आने की कंडीशन में हमेशा क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3D2 हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल आपके पास बनेगा, यहां से ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब NiCl4 के लिए अगर आप देखेंगे तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड भाई आपके पास हमेशा क्या अक्वायर करता है, बाहर वाली ऑर्बिटल्स। बाहर वाली ऑर्बिटल्स अक्वायर करेगा बेटा, तो नो पेयरिंग पॉसिबल, यहां पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। समझ में आ रहा है सबको। एक बार इसको और इलेबोरेट करके भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मानिए भाई हमारे पास निकल है, तो निकल आपके पास जाएगा, जैसे 3D एलिमेंट्स की बात करोगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो आपके पास निकल जो हो गया वो हो गया भाई 3D5, 3D6, 3D7, 3D8। तो निकल कितना जा रहा है, 4s2 3D8। आपने निकल को निकल +2 में ले गए, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, फोर्थ शेल, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए आपने, उड़ा दिए तो क्या बचा बेटा, केवल 3D8 बचा निकल +2 में। 3D8 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड है। अब 3D8 के आगे हमारे पास क्या है, 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए, और 4p0। अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है तो इनकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, उनकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो क्या अक्वायर करेगा, sp3, यानी NiCl4 में क्या बनेगा आपका, sp3। और sp3 का मतलब सभी होशियार है, यहाँ पर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन ए की दे रखा है, एग्जाम में पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो क्या करवा देगा भाई, इनको पेयरिंग करवा देगा, इनकी पेयरिंग करवा देगा, और ये वाला ऑर्बिटल खाली करके DsP2 अक्वायर करेगा, यानी स्क्वायर पेयर। तो आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका है, आंसर करेक्ट क्या जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1 मोल
of the complex compound CONH3 gives 3 mole of ions on dissolution in water. 1 mole of the same complex reacts with 2 moles of AgNO3 to yield 2 moles of AgCl. The structure of the complex is. क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में दो केस दे रखे, आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब इसमें हमें ये नहीं पता कि क्लोरीन के कितने आयन्स अंदर है कितने बाहर है, तो हमें बोला गया कि अगर इसका 1 मोल हम पानी में घोलते हैं तो हमें 3 मोल आयन मिलते हैं, 3 मोल आयन्स हमें मिलेंगे। ठीक है भाई, 3 मोल आयन्स अगर हमें मिलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई इसमें कॉम्प्लेक्स में CONH3 कुछ X जुड़े हुए होंगे, कुछ क्लोरीन कुछ Y जुड़े हुए होंगे, और बाहर कुछ ना कुछ NH3 या क्लोरीन बच गया होगा, तो बाहर क्लोरीन बच गया होगा, ये Z बच गया होगा, तो आपके पास X प्लस Y कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ये हमें पता है। ठीक है, अब अगला क्या बोला कि जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं इस कॉम्प्लेक्स की AgNO3 के साथ, तो यहां से Ag निकलता है, यहां से क्लोरीन निकलता है, और क्या मिल जाता है, AgCl का प्रेसिपिटेट। अगर मैं 2 मोल AgNO3 लाता हूं तो 2 सिल्वर होंगे, 2 मोल AgNO3 लाता हूं तो 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, तो बेटा इसका मतलब बाहर कितने क्लोरीन होने चाहिए, 2 क्लोरीन होने चाहिए ना, क्योंकि बाहर 2 क्लोरीन होंगे तभी तो 2 मोल AgNO3 काम आ रहा है। 2 Ag प्लस निकले, 2 क्लोरीन निकले, तो बाहर वाले कितने क्लोरीन हो गए, 2। अगर बाहर वाले 2 क्लोरीन हो गए तो अंदर वाले कितने क्लोरीन बचे, मात्र 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5। हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, CONH3 Cl1 Cl2, CONH3 Cl1 Cl2। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ मेटल आयन। एक मेटल आयन है हमारे पास M+2, और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो एक बार तो अमोनिया के साथ, एक बार साइनाइड के साथ, एक बार H2O के साथ, और एक बार इथिलीन डायमीन के साथ, और इनके रिएक्शन की वजह से कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो भाई ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पर हो रही है, और इन सब की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दी है। तो पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻11, दूसरा वाला है 10⁻27, तीसरा है 10⁻15, और लास्ट है 10⁻8। पूछा जा रहा है कि इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा होगा। तो देखो बेटा, आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा इक्विलिब्रियम पर, प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट ज्यादा कब मिलेगा, जब प्रोडक्ट क्या हो, स्टेबल हो। और स्टेबल प्रोडक्ट कब मिलता है बेटा, जब CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या निकले, ज्यादा निकले। जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकलेगी उतना स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो ओवरऑल घूम फिर कर बात कहां पर आ गई, CFSE किसकी ज्यादा निकलती है बेटा, जो कि कैसा लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो आप बताइए इन सब में स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, साइनाइड है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड है तो ये प्रूफ भी मैं कर सकता हूं। देखो साइनाइड की वजह से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है वो सबसे ज्यादा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा, तो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलेगा, और हमारा साइनाइड क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा। तो आंसर क्या जाना चाहिए, बी। अब अगर इस क्वेश्चन में बेटा वो डाटा उल्टा कर देता, कभी कभी एग्जाम में वो इनको ABCD लिगेंड बोल देता और डाटा उल्टा कर देता, यानी इसको इधर कर देता इसको इधर, तो फिर आपको पूरा का पूरा मेथड लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the most likely configuration of the cobalt d electrons for the species COCl6 and CONO26? बेटा देखिए यहां से आपके पास COCl6 है और CONO26 है। कोबाल्ट आपका क्या होता है, कोबाल्ट होता है आपका 3d7 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालोगे, क्योंकि इन दोनों में अगर आप देखो कोबाल्ट +3 में है, तो कोबाल्ट को अगर आप +3 में ले जाओगे बेटा तो क्या मिल जाएगा आपको, 3d6 4s0। 3d6 4s0 अगर मिल गया तो 3d6 को बनाकर देखिए भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है जैसे क्लोरीन, तो क्या वो पेयरिंग करवा पाएगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं। अगर पेयरिंग नहीं करवा पाएगा बेटा तो फिर बाहर वाली ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। आउटर डी ऑर्बिटल को अगर ऑक्यूपाई करते हो तो आउटर स्पिन या फिर हम बोले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो यहां से कौन सा बनेगा, हाई स्पिन। वहीं अगर भाई आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता तो इन दोनों की पेयरिंग करवा देता, और पेयरिंग करवाने के बाद यहां से ऑर्बिटल्स खाली हो जाती और इनर डी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर पाता, तो क्या बन जाता, D2sp3। भाई NO2 जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, तो ये पेयरिंग करवाएगा, इनर काम में आएगा, तो क्या मिलेगा हमको,
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा भाई? बी। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि दैट हाई स्पिन का मतलब क्या है, आउटर डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड होना। लो स्पिन का मतलब क्या है, इनर डी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। A complex ion of chromium with C2O4-2 En and superoxide ion has the formula this, the ratio of X is to Y is to Z। आप देखिए क्रोमियम का सबसे फेवरेट कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा वर्सेटाइल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है ऑक्टाहेड्रल। आपके पास निकल के कुछ कॉम्प्लेक्सेस और जिंक के ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन मैक्सिमम आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी क्रोमियम के तो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के होते हैं बेटा। अब अगर आप यहां से देखें तो आपके पास Cr C2O4 होल X, इथिलीन डाइमीन Y और सुपर ऑक्साइड ये आपके पास Z। हमें ओवरऑल अगर इनको 6 लाना है तो देखिए X को आपको 1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कितने लोन पेयर देगा? 2 लोन पेयर। इथिलीन डायमीन को भी Y को भी 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि एक इथिलीन डायमीन कितने देगा? 2 लोन पेयर। और ये सुपर ऑक्साइड को भी हमें 1 मानना पड़ेगा, इसको 2 मानना पड़ेगा, ताकि इसकी वजह से भी कितने आए? ये मोनोडेंटेड है तो एक सुपर ऑक्साइड की वजह से 1 लोन पेयर, तो 2 सुपर ऑक्साइड की वजह से 2 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। यानी रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1:2। गॉट इट? चलिए लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में बात करें। एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास MA3X3 टाइप। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर A और X यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं। अगर आप लोगों को याद दिलाऊं तो MA3X3 ये वही है बेटा जो फेशियल और मेरिडियोनल, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन हर सेक्शन से उठाकर लाऊंगा, फेशियल और मेरिडियोनल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल एनाइंशोमर्स इस तरह से बोला गया है बेटा, तो इनके फेशियल और मेरिडियोनल बनाने की मैं ट्रिक आपको याद दिलाता हूँ। जैसे भाई आपके पास ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये इसके बॉन्ड्स हो गए। फेशियल में ये याद रखें कि आप फेस को टारगेट करेंगे। किसको? फेस को। फेशियल के लिए मैं लिख रहा हूं फेस। तो जैसे ये एक फेस हो गया, ये नीचे वाले की, ये एक ट्राइंगल नीचे की तरफ जा रहा है, देखो ये एक ट्राइंगल ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ट्राइंगल, और ये वाला ट्राइंगल कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स का फेस हो गया। यहां पर सिमिलर लिगेंड्स रख दीजिए A3, और यहां पर आप रख दीजिए X3, MA3X3। तो अगर आप देखेंगे तो फेशियल को तो हम कैसे भी करके 2 इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते MA3X3 को, लेकिन अगर आप देखें हमारे पास है MA3X3 के अंदर मेरिडियोनल। तो मेरिडियोनल में आप क्या कर सकते हैं बेटा? मेरिडियोनल से याद रखो मर यानी किसी को मारना है तो बीच में से काटा काटी करना पड़ेगा। तो मेरिडियोनल बीच में से काटूंगा। तो आपके पास ये एक A यहां रख दिया, एक A यहां रख दिया, एक A यहां रख दिया। आप देखिए बेटा ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल इस पूरे मॉलिक्यूल को बीच में से काट रहा होगा। दूसरी जगह पर X रख दीजिए। तो ये आपके पास क्या बन गया? मेरिडियोनल। मेरिडियोनल में अगर आपके पास आप देखें तो POS प्रेजेंट है। POS प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसमें POS एब्सेंट है। POS अगर एब्सेंट है तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव अगर ये है बेटा तो इसके इनैंशोमर्स या फिर मैं बोलूं इनैंशोमेरिक पेयर्स डेक्स्ट्रा और लेवो पॉसिबल होंगे, राइट? चलिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो कितने बने? 2, लेकिन उनमें से एक one of which can be resolved into a pair of enantiomers। एक उनमें से क्या हो सकता है? enantiomerism यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा? करेक्ट, डी आंसर जाएगा। इससे काफी सारी चीजें हमको सीखने को मिली। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा, इनकरेक्ट होगा? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। जब भी आपको एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट बोले आप अंडरलाइन कर लें, इसको अलग से हाईलाइट कर लें। इन K3FeCN6 द लिगेंड हैज सेटिस्फाइड ओनली द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ फेरिक आयन। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ फेरिक आयन केवल उसको सेटिस्फाई करने का मतलब जो आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लिगेंड का चार्ज बैलेंस नहीं कर पाया।
तो देखिए सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का मतलब आयरन को जैसे 6 लोन पेयर चाहिए थे तो साइनाइड ने 6 लोन पेयर प्रोवाइड करवा दिए। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब आयरन के ऊपर जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसको साइनाइड ने क्या किया, बैलेंस अगर कर दिया तो भाई इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करवा रहा है। तो आप देखिए K3FeCN6 में कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये 3 पोटेशियम K+, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा -3, तो x - 6 इज इक्वल टू -3, तो x कितना आ रहा है +3 आ रहा है। बिल्कुल भाई आपके Fe को सेटिस्फाई करवा रहा है साइनाइड, देख सकते हैं आप। अगर Fe के ऊपर आप +3 चार्ज मानते हैं तो आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ तो क्या बोला जा रहा है कि केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा रहा है फेरिक आयन का। फेरिक आयन का मतलब कौन सा आयन होता है Fe+3। फेरस आयन का मतलब कौन सा आयन होता है Fe+2। तो फेरिक आयन बोला है तो हम पहले इसको +3 मान लेंगे। तो आप देखिए अगर इसको +3 मान लेते हो तो +3 - 6 इज इक्वल टू बाहर आपके पास -3 आ रहा है, राइट। तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो हमको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ए है। बाकियों के लिए भी देख लेते हैं। इन K3FeCN6 द लिगेंड हैज सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बिल्कुल सही बात है, ये अभी हमने प्रूव कर लिया। ऐसे ही सी और डी में भी होगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। डेल्टा नॉट का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, पी का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। जैसे आपके पास मान लीजिए कि भाई ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या करेगा बेटा, इन दोनों ऑर्बिटल्स को खाली करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवा देगा, पेयरिंग। यानी आपके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से मिलेंगे, 1 2 3 4 5, और ये D2sp3 वो अक्वायर कर लेगा। कब, अब आप सोचिए इनको पेयर जब करवाना है तो इलेक्ट्रॉन के पास में इलेक्ट्रॉन लाना है, तो बेटा थोड़ा सा रिपल्शन तो लगेगा। इस रिपल्शन को काउंटर करने के लिए जो एनर्जी हम लगा रहे हैं वो क्या कहलाती है, पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी यानी रिपल्शन ये जो है, ये रिपल्शन अगर ज्यादा हो गया, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो बेटा फिर आपके पास ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी। देन ऑर्बिटल्स को क्या ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, बाहर वाला ऑर्बिटल। और अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, यानी आपका लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ताकि उसने इतनी ज्यादा CFSE निकाली कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर हो गए। तो इसमें दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी अगर आपके पास ज्यादा, तो आपके पास SFL नहीं होगा, यानी वीक फील्ड लिगेंड होगा। और पेयरिंग एनर्जी अगर हार रही है तो आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो आप देखिए यहाँ पर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। गलत है, सही है, सोचिए। डेल्टा नॉट लेस देन पी, तो भाई आपके पास जब डेल्टा नॉट ज्यादा होगा तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब अंदर वाला डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए डेल्टा नॉट आपका कम है पी से, यानी आपका पी ज्यादा है, पी ज्यादा होगा तो क्या आएगा, वीक फील्ड लिगेंड आएगा। यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, गलत हो गया। डेल्टा नॉट आपका ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड, गलत हो गया। डेल्टा नॉट आपका, और यहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन लो स्पिन नहीं बनेगा बेटा। क्या बनना चाहिए, हाई स्पिन बनना चाहिए, क्योंकि आपके पास, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड्स क्या बनाते हैं, हाई स्पिन बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पर प्लेस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14। और याद रखिए बेटा, इसी वीडियो के कमेंट्स में आपको बताना है कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए केमिस्ट्री में, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हम केवल और केवल आप लोगों के लिए जो भी रिवीजन पॉइंट्स हैं नीट 2021 के लिए, उसको लेकर ही आप लोगों का रिवीजन करवाएंगे। दिस चैनल इज फॉर यू गाइस, ये हमारे लिए नहीं है चैनल, ये आपके लिए। आपको जिस टॉपिक को रिवाइज करना है उस टॉपिक को हम आपको यहाँ पर रिवीजन वीडियो डालेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ डेल्टा नॉट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताना है। अभी अभी मैंने बताया था, सबसे पहले मेटल देखो, मेटल सब में सेम है, 3D के हैं मेटल। मेटल के बाद क्या देखो, लिगेंड। तो आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को देखना है, तो यहाँ 4 साइनाइड है, यहाँ 2 साइनाइड है, यहाँ पर एक भी साइनाइड नहीं है। तो सबसे ज्यादा CFSE किस में निकलेगी, थर्ड में, फिर किस में निकलेगी, सेकंड में, फिर किस में निकलेगी, फर्स्ट में। तो हमारा ऑप्शन जाएगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप
आपको मैंने जितने यहाँ पर 14 क्वेश्चंस बताए उससे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अच्छे लेवल पर रिवाइज हुआ होगा बेटा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है, ये चैनल हमारा नहीं है, चैनल आप लोगों का है। और आपको उसी तरह से इस चैनल से जो भी मिल रहा है एज अ पे बैक, बस उसको शेयर करके, लाइक करके और अपने दोस्तों से और खुद भी सब्सक्राइब करके आपको बताना है। ठीक है, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जो भी आपको अगला टॉपिक रिवाइज करना है तो रिवीजन टॉपिक आप यहां पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।